चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जब आप कर रहे थे तो आपने देखा था कि किस तरीके से हमारी चाइना के साथ 1962 के अंदर विवाद हो गया था। ठीक है, तो 1962 में जो हमारा विवाद हुआ, मतलब स्वतंत्रता के बाद की जो हमारे विदेशों के साथ जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध रहे, हम उन चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कशन कर रहे थे। अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम पाकिस्तान के साथ जो हमारी युद्ध की स्थिति हुई उसके बारे में करेंगे। देखिए, कश्मीर के मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया था। आप इस विवाद के बारे में 8वें अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया। बहरहाल यह संघर्ष पूर्वव्यापी युद्ध का रूप न ले सका। 1947 से ही कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद चल रहा है। ठीक है, यह मसला फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों के लिहाज से पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग संबंध कायम हुए। दोनों सरकारों ने मिलजुल कर प्रयास किया कि बंटवारे के समय जो महिलाएं अपहरण हुई थी उन्हें अपने परिवार के पास वापस लौटाया जा सके। विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल हिस्सेदारी को लेकर चला आ रहा एक लंबा विवाद सुलझा दिया गया। नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु जल नदी जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए। ठीक है, काफ़ी टाइम जो विवाद है वो हमारा सिंधु नदी जो इंडस रिवर, ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाती है, तो उसको लेकर काफ़ी टाइम विवाद होता था। लेकिन जो हमारे संस्था है विश्व बैंक की मध्यस्थता की वजह से ये जो विवाद था सुलझा दिया गया। भारत पाक संबंधों में नरमी गर्मी के बावजूद इस संधि पर ठीक ठाक अमल होता रहा। दोनों के बीच 1965 में कहीं ज़्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। देखिए, 1964 तक, ठीक है, 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री जो रहे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, और 1964 के बाद उन्हीं के ही एक कैबिनेट मिनिस्टर्स लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रन में सैनिक हमला बोल दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर ने उसने अगस्त सितंबर के महीने, देखिए अप्रैल में उसने जो हमला किया वो गुजरात का जो कच्छ इलाका है वहाँ से सैनिक हमला किया, और जम्मू कश्मीर में उसने अगस्त सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर हमला किया। पाकिस्तान के नेताओं को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है उनका समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, उन्होंने युद्ध इसलिए किया कि उनको लगता था कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो उनका साथ देगी, बट ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला करने का आदेश दे दिया। जो हमारी पंजाब लाहौर की तरफ जो सीमा लगती है वहाँ से लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमला करने के आदेश दे दिए। दोनों सेनाओं के बीच घनघोर लड़ाई हुई और भारत की सेना आगे बढ़ती हुई लाहौर के नज़दीक तक पहुँच गई थी। देखिए, जब 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ा तो शुरुआत जो की गई वो पाकिस्तान के द्वारा की गई। ठीक है, और उन्होंने हमारे जो रन कच्छ गुजरात का एरिया है वहाँ से अटैक किया। देन आफ्टर उन्होंने कुछ मंथ्स के बाद फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरफ से अटैक किया। ठीक है, ये युद्ध चल ही रहा था, तो उसी दौरान जो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने पंजाब की तरफ से युद्ध करने के लिए अपनी सेना को आदेश दे दिए। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी सेना है वो आगे बढ़ते हुए कहाँ तक पहुँच गई थी, लाहौर के नज़दीक पहुँच गई थी। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से लड़ाई का अंत हो गया। भारत में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान, ठीक है, जो जनरल अयूब खान के साथ ही मतलब ये सिंधु नदी की ट्रीटी सिग्नेचर हुई थी, उन्हीं के साथ 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। सोवियत संघ ने इस मध्यस्थ की भूमिका निभाई। हालांकि 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सैन्य क्षति पहुंचाई थी, लेकिन इस युद्ध में भारत की कठिनाई आर्थिक स्थिति पर और ज़्यादा बोझ बढ़ गई थी। ठीक है, देखिए 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन गए और 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था और हमें ताशकंद समझौता भी करना पड़ा था 1966 में पाकिस्तान के साथ। जहाँ तक जो हमने युद्ध में अक्षय तक जीता था वो उन्हें वापस करना पड़ा था।
जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनको गहरा धक्का भी लगा था, इस चीज़ को गहरा आघात लगा था, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें वह जो उनका अक्षेत्र था उन्हें वापस दोबारा सौंपना पड़ा था, ठीक है, और इसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति पर भी बोझ बढ़ गया था। फिर देखिए बांग्लादेश के युद्ध की बात करते हैं। 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरी अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ। पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, जबकि मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोर कामयाबी हासिल की। देखिए अली भुट्टो की जो पार्टी थी वो पश्चिमी पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पर दूसरी पार्टी अवामी लीग आ गई, ठीक है। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथों अपने साथ हुए दोयम दर्जे के नागरिक के बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता ने इस पार्टी को वोट दिया था। पाकिस्तान के शासक इस जन आदेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। आवामी लीग प्रेषण बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन वे इस मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। इसकी जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। देखिए अवामी लीग पार्टी इनकी वो थी जो पूर्वी पाकिस्तान में विजयी रही थी, तो पाकिस्तानी सेना ने उनके जो हेड थे शेख मुजीब उनको गिरफ्तार कर लिया था और जो वहाँ के व्यक्ति थे उन पर जुल्म ढाने स्टार्ट कर दिए थे। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके यानी मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया, ठीक है। वहाँ की जनता पर अत्याचार हो रहे थे, इसलिए वो जो वहाँ की जनता थी वो पाकिस्तान से अपने आप को मुक्त कराना चाहती थी, ठीक है। 1971 में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत के नज़दीकी इलाकों में शरण लिए हुए थे। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता भी दी थी। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन की मदद मिली। 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच के संबंधों को सामान्य करने की कोशिश चल रही थी। इससे एशिया में सत्ता समीकरण नया रूप ले रहा था। अमेरिकी जो राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 के जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया। अमेरिकी पाकिस्तान चीन की दूरी बनती देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत किए। संधि से भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। देखिए अब जो बिल्कुल एक लाइन में आ गए थे वो कौन थे? फर्स्ट कंट्री अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ हमारा लगता हुआ पड़ोसी देश चाइना। 3 कंट्री एक ही दूरी पर आ गई थी। और जो हमारे चाइना के साथ भी हमारा युद्ध हो गया 1962 में। 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, ठीक है। उसके बाद जो सिचुएशन थी 1970-71 के जो दशक आए उनमें क्या हुआ कि हमारा बांग्लादेश की जो हमारा पड़ोसी देश है उसकी स्थिति भी ऐसी हो गई थी कि पाकिस्तान ने उस पर हमला कर दिया था। उसकी वजह से हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ा था। 80 लाख शरणार्थी हमारे यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। और जो भारत ने मतलब भौतिक और नैतिक समर्थन दिया था बांग्लादेश को, इसकी वजह से पाकिस्तान ने भारत पर ये आरोप लगाया था कि जो भारत है उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से भारत को 1971 में, ठीक है, 20 वर्ष एक ट्रीटी पर सिग्नेचर करने पड़े जो यूएसएसआर सोवियत संघ के साथ हुई हमारी। सोवियत संघ ने यह हमें आश्वासन दिया था कि युद्ध की स्थिति में वह हमारी मदद करेगा। महीनों राजनैतिक तनाव और सैन्य तैनाती के बाद 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए, जबकि उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना, थल सेना के बूते पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर कार्रवाई की। स्थानीय लोगों के समर्थन और स्वागत के बाद भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ी। 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को
आत्मसमर्पण करना पड़ा। ठीक है, 10 दिनों के अंदर ही जो मतलब उनके सैनिक थे वो भारतीय सेना के सामने झुक गए, उन्हें सरेंडर करना पड़ा। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर दस्तखत हुए और इससे अमन की बहाली हुई। ठीक है, देखिए युद्ध में इस निर्णायक जीत से देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। अधिकांश भारतीय ने इसे गौरव की घड़ी के रूप में देखा, माना कि भारत का सैन्य पराक्रम प्रबल हुआ। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी इस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई तो हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई तो हमारे प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी हमारे सामने आई थी। 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्हें विजय मिली थी। 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से जीती थी। भारत ने अपने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास की शुरुआत की थी। पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष होने के कारण 5 वर्षीय योजना पटरी से उतर गई थी। 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधन खास तौर से रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े थे। भारत को अपने सैन्य ढांचे का आधुनिकीकरण करना पड़ा। 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग, 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 वाली पे असर पड़ा। इसके बाद लगातार 3 वर्ष एक वर्षीय योजना पर अमल हुआ। जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई वो कब आई? 1969 में आई। युद्ध के बाद भारत का रक्षा व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, क्योंकि युद्ध में हमें काफ़ी भारी नुकसान को झेलना पड़ा था। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो आपकी आई थी वो आपकी कब आई थी? 1952 से लेकर 57 तक आई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 57 से लेकर 62 तक आई थी। फिर आपकी 62 टू ये जो आपकी थर्ड वाली थी इस पर काफ़ी भारी इफेक्ट पड़ा था। और उसके बाद जो हमारी पंचवर्षीय योजना नहीं आई, हमारी प्लान हॉलीडेज चला और वन ईयर की हमारी पंचवर्षीय योजनाएं आई थी। अब देखिए भारत की परमाणु नीति, इस दौर की एक खास बात की थी कि भारत का परमाणु विस्फोट। भारत ने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण किया। तेज गति से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नेहरू ने हमेशा ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास जताया था। नेहरू की औद्योगिकीकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमी जहांगीर बाबा के निर्देशन में हो चुकी थी। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल किए गए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ था। उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया था। बहरहाल परमाणु आयुधों में बढ़ोतरी होती रही। साम्यवादी शासन वाले चीन ने 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किया था। अणु शक्ति संपन्न बिरादरी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, इनके पास वीटो पावर है। जो आपके पास ये सारी कंट्रीज़ दे रखी हैं, 5 कंट्रीज, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ सेकेंड एंड थर्ड इज़ ब्रिटेन एंड फोर्थ इज़ फ्रांस एंड फिफ्थ इज़ चाइना। ठीक है, ये दुनिया के अन्य देशों पर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा। भारत हमेशा से इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता रहा है। भारत ने यह जो परमाणु संधि थी इस पर सिग्नेचर नहीं किया थे, इसे आज तक भी एक्सेप्ट नहीं किया है। भारत ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो इसे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। भारत का कहना था कि वह अणुशक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है। जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया था वह दौर घरेलू राजनीति के लिहाज से बड़ा कठिन था। 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ। इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ था। अरब राष्ट्रों ने तेल के दामों में भारी वृद्धि कर दी थी। भारत इस वजह से आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ था। भारत में मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जैसा कि आप 6ठे अध्याय में पढ़ेंगे। इस वक्त देश में कई आंदोलन चल रहे थे और इसी समय देश में रेलव्यापी हड़ताल भी हुई थी। हालांकि राजनीतिक दलों के
बीच विदेशी नीति के बारे में छोटे मोटे मतभेद जरूर हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के मसलों पर व्यापक सहमति है। इस कारण हम देखते हैं कि 1962 से 1971 के बीच जब भारत ने 3 युद्धों का सामना किया, इसके बाद के समय में भी जब समय समय पर कई पार्टियों ने सरकार बनाई, विदेश नीति की भूमिका पार्टी की राजनीति में बड़ी सीमित रही। देखिए, पहला युद्ध 1962 में चाइना के साथ, दूसरा युद्ध 1965 में पाकिस्तान के साथ, और 1970-71 के दौर में जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, अलग देश का जो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था और पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ादी चाहता था, तो वहाँ पर भी भारतीय और पाकिस्तानी सेना की भिड़ंत हो गई थी। ठीक है।